हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो हिंदी का एक टॉपिक हुआ था वर्णभेद, उसी के बारे में जानेंगे कि वर्णभेद का जो मैंने वर्णभेद में स्वर बताए थे और व्यंजन बताए थे। स्वर के कितने होते थे स्टेप, 3 स्वर के और 3 व्यंजन के। तो वो उन तीनों स्टेपों का जो पहला स्टेप था, जो स्वरों की संख्या थी कितनी होती है, हम उसके बारे में चर्चा आज करेंगे। और जो उसके भेद थे, कितने भेद होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी थी, उसके बारे में, जो उसके भेद थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जैसे ये 3 था ना, भेद के बाद उसकी मात्रा पर धीरे से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम व्यंजन पे जो तीनों था उसकी मूल संख्या, वास्तविक संख्या जो थी, हम उसके बारे में धीरे धीरे ऐसे करके एक एक टॉपिक को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे ये कभी भी टॉपिक आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन जिन लोगों ने अभी हमारे वीडियो को अपने पास छुपा के रखा है कि तिजोरी में एकदम छुपा के, वो भी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करें कि जिससे वो उसका लाभ उठा सके। तो अब बात करते हैं, जो ऊपर आपको स्क्रीन पर ये टॉपिक दिख रहा है, वर्णभेद। वर्णभेद के अंतर्गत हम बात करते हैं स्वर। स्वर क्या होता है भाई? आज स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर होता क्या है। स्वर होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 13, 15, 11, 17, कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर सिर्फ पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बस इतना जान लीजिए कि वहाँ पे 1 नंबर मिलना तय है। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। वही जब तक ये नहीं कहेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, अच्छा संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब प्रश्न करेक्ट होगा। अगर कहीं आपसे बस यही पूछे कि स्वरों की संख्या, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि आप प्रश्नों को पहले सही कर लीजिए, आप हिंदी में पूछ रहे हैं कि संस्कृत में, क्योंकि दोनों जगहों पे जो स्वरों की संख्या है अलग अलग होती है। ठीक, तो हिंदी में स्वरों की संख्या अलग होती है और संस्कृत में अलग होती है। तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग कितने अच्छे हैं कि इस चीज़ को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। हिंदी में अब बताइए, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए भाई। 11 होती है। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी? अब लगे हाथ, ये भी बता दीजिए। प्रदीप जी कहाँ हैं आप? शांत है भाई, अभी तक जुड़े नहीं। सगुफा जी आप जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। शशि तुम काहे नहीं बता रही हो, बोलो जल्दी। अब उसकी संख्या है 11। 11 का यहाँ पे नाम लिख के कंफर्म कर दिया जाए। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, आओ। अब इसकी संख्या काउंट एक बार कर लेते हैं, शायद मुझसे मिस्टेक हो गया हो और आप लोग सही लिख रहे हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो ये 11 दिख रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या, वो कितनी होती है? 11। वो 11 का नाम आपके सामने दिख रहा है, एक एक वर्ड देख लीजिएगा। अब यही बात हो जाती कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो क्या करते आप? यही पूछ लेता कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता दीजिए। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 ना? कितनी होती है? 9, 10, 11, 12, 13, कितनी होती है? ऑप्शन दे रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 5 ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है। कितनी होती है? बहुत सही, 13 होती है।
अब ये तो 11 सेम होते हैं, 11 सेम होते हैं। क्या क्या बढ़ता है? वो 2 जो स्वर हैं संस्कृत में कौन से बढ़ जाते हैं? ये तो सेम होते हैं, 11 सेम होते हैं। बढ़ता 2 कौन है? बढ़ता 2 कौन सा है? आप कह सकते हैं ये ली, और यहाँ पे देखिए ये वाला ऋषि दिया है ना, ये हिंदी में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और ऋषि देखिए, ऐसे करके वो ऋषि ऐसे करके बनाया जाता है। यानी जो वैदिक संस्कृत है उसमें ये बहुताय मात्रा में प्रयोग होता है, और ये हिंदी के जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि जानते हैं? हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है भाई? अरे सब बताना पड़ेगा। हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। देवनागरी। और देवनागरी लिपि किससे मिलती जुलती है? देवनागरी लिपि किससे मिलती जुलती है? ब्राह्मी लिपि से। अगर प्रश्न आपका पूछ दे कि देवनागरी लिपि जो है किससे बिल्कुल मिलती जुलती है, तो आप कहेंगे ब्राह्मी। जो ब्राह्मी लिपि है इससे मिलती जुलती है। कैसे मिलती जुलती है भाई? क्योंकि ये बाएं से दाएं लिखी व पढ़ी जाती है। ये बाएं से दाएं जो है ये लिखी व पढ़ी जाती है। जो बाएं से क्या है? दाएं लिखी व पढ़ी जाती है। इसी कारण जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जिसको नागरी लिपि भी कहीं कहीं देखेंगे, या कि नागरी लिपि भी लिखा है तो समझ लीजिएगा देवनागरी ही। देवनागरी किससे मिलती जुलती है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देवनागरी से किस तरह से मिलती है? क्योंकि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और लिखी और पढ़ी दोनों जाती है। आप कॉपी में कैसे लिखते हैं? इधर से। उर्दू भाषा में तो लिखते नहीं है ना, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, हम उन लिपियों के माध्यम से जानते हैं। तो जो हमारी हिंदी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी लिपि होती है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा, मैं स्वर की परिभाषा पूछना चाहता हूं। आप बताइए कमेंट के माध्यम से जल्दी। प्रदीप बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। बाल गोविंद आए नहीं क्या जी? तुम ही गायब ज़्यादा रह रहे हो, तो बताओ स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध का होता है, यानी ये बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बिना कोई वर्ण इनके साथ अलग नहीं होता, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपने में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की चाहे अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने में स्वतंत्र होते हैं और अपने हिसाब से ही बोले जाते हैं। कह सकते हैं जो स्वर होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये बिना ये किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं बोलने में। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए कभी भी किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं। जैसे मैं कह सकता हूं अ, आ, ई। अगर ई को ई के साथ ही प्लस करेंगे तो भी ई बनती है, बड़ी वाली जो कहते हैं आप लोग ईख, इससे मिली, इससे ईख जो आप पढ़ते हैं वही वाली चीज़ें बनती है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता, अन्य वर्णों की किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्रता के अनुसार ये बोला जा सकता है। इनको किस रूप में परिभाषित करते भाई? इन स्वरों को किस नाम से जानते हैं? एक बार एग्जाम में यही पूछ दिया था, जो स्वर हैं उनको किस नाम से जानते हैं? जो स्वर हैं उनको किस नाम से जानते हैं भाई? तो इनको एक अन्य नाम दिया गया, अच। ध्यान दीजिएगा, अच नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं भाई? स्वरों को अच नाम से भी जानते हैं।
क्यों? क्योंकि अच और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। तभी हम बात अभी फिलहाल स्वर की कर रहे हैं, व्यंजन की बात करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ना आपके पल्ले पड़ेगी और ना स्वर समझ पाएंगे ना व्यंजन, इसीलिए एक एक को हम समझते चलते हैं। अब कहते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 3 प्रकार के। 1 2 3, तीनों के नाम बता दीजिए। पहले का मैं बता दे रहा हूं, ह्रस्व, दीर्घ दूसरे का, तीसरे का प्लुत। ये तो कॉमन चीजें हो गई, ये चीजें तो आप जानते हैं। अब इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व को इसके अलावा क्या कहते हैं? एक एक करके। इसको लघु स्वर, इसको क्या कहते हैं? लघु स्वर। इसको जब ये लघु है तो यहाँ क्या होगा? गुरु, क्योंकि जब आगे आप कोई दोहा वगैरह पढ़ते हैं तो 2 मात्राएं होती हैं, उन दोहों को जानने के लिए 2 प्रकार की ही मात्राएं होती हैं, लघु व गुरु। तो उनका सिंबल लघु गुरु का एक ऐसे और एक ऐसे, यही लघु और गुरु का सिंबल होता है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, ये लघु हैं और ये गुरु हैं। तो यहाँ पे लघु हो गया, तो जो बड़ी मात्राएं आती हैं इन सबों की वो क्या कहलाती हैं? गुरु। अब प्लुत तो इसकी 3 मात्राएं होती हैं, तो फिलहाल इसको अन्य किस और नाम से जानते हैं? मूल स्वर, और इसको ह्रस्व, लघु और मूल स्वर, ये 3 हो गए। ह्रस्व को ह्रस्व कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं। ह्रस्व की जगह लघु ना दिया हो तो लघु दिया रहेगा, लघु ना दिया रहे तो समझ लीजिए मूल स्वर। अब इसको क्या कहते हैं? दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। दीर्घ ना रहे तो गुरु कहते हैं, गुरु ना रहे तो संधि स्वर। ठीक। अब प्लुत को प्लुत ही कहते हैं। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ह्रस्व, लघु, मूल स्वर, चाहे दीर्घ, गुरु, संधि स्वर, प्लुत, इसको त्रैमात्रिक कहते हैं। त्रैमात्रिक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक। इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व को एक मात्रिक भी कह सकते हैं, इसके उपनाम में कह सकते हैं। दीर्घ को इसको द्वैमात्रिक यानी 2 मात्रा, ये भी इस नाम से भी जानते हैं। अब ये बताइए कि ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं? ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, ये बता दीजिए। जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। गुड़िया जी बोलिए जल्दी, है ना क्लास में कि गायब हो गई? आप तो 20 मिनट पहले आ जाती हैं, तो पूरे क्लास में बने रहिए, जल्दी से बताइए। ये होता है अ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ऋषि। ये 4 स्वर होते हैं किसके अंतर्गत? ह्रस्व के अंतर्गत। ये ह्रस्व के अंतर्गत 4 होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 4 होते हैं। अ, ई, ऊ, ऋषि, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और जो बाकी इससे छूट जाते हैं इन चारों से, ये देखिए कहीं बड़े वाले नहीं है, ये छोटी बड़ी वाली नहीं है, सब छोटी। आप कहते हैं ना छोटी बड़ी, बड़ी बड़ा, वो वही है, सब छोटे में है। अब जो इससे छूट जाता है, जो छूटा है वो कहाँ आ जाएगा? आपके संधि के अंतर्गत। तो इसमें छूटा क्या क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। आ छूटा हुआ है, आपकी बड़ी ई छूटी हुई है, ऊन वाला ऊ छूटा हुआ है, ठीक। एड़ी वाला ए छूटा हुआ है, ऐनक हो गया, ओखल अ से औरत। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें संख्या कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। अब 7 और 4 जब जोड़ते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 होती है।
तो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, मूल स्वर में, संधि स्वर में कितना दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरे की बात करते हैं कि जो तीसरा प्लूत है उसमें किस तरह से आता है। इसको कहते हैं ना त्रैमात्रिक। तो त्रैमात्रिक में ऐसे ओम लिखा जाता है, ओ ओम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। इस तरह से लंबा थोड़ा सा खींच के ले जाते हैं लोग। बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है और बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कोई दूर व्यक्ति खड़ा रहे, उसको बुलाने में, ए जी सुनो, वही सुनो को आप देखिए कितना लंबा टोन दे रहे हैं, लंबा टोन दे रहे हैं ना। बोलने में आपका ज़्यादा एनर्जी खर्चा हो रही है। इसको बोलने में आपको एक मात्रा, यानी आपको बोलने में सबसे कम समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको बोलने में अ ई उ ऋषि, और यहाँ बोलने में आ ई ऊ हे ओ औ। ये बोलने में आपका इस तरह से समर्पण है, आप इस तरह से बोल रहे हैं। यानी बोलने में यहाँ कम, यहाँ बोलने में थोड़ा सा अधिक, यानी 2 मात्राओं का समय लग रहा है, 2 मात्रा का, इसीलिए इसको द्विमात्रिक भी कहा। और यहाँ पे बोलने में ओम, थोड़ा सा लंबा बोल रहे हैं, यानी 3 मात्राओं का यहाँ पे समय लग रहा है। ये प्लूत के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे चीजें हो गई, यानी इसको बोलने में क्या होता है, उच्चारण में कम समय लगता है। मिटा के लिखें एक एक करके। अच्छा, पहले एक एक की बात कर लेते हैं। पहला है ह्रस्व लघु, ठीक, ह्रस्व लघु और भी है, ह्रस्व लघु हो गए। अब जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इसका एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। भाई आ कहने में, हमको कहने में कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक, बहुत कम समय में हम बोल ले जा रहे हैं अपनी बात को। इनको बोलने के लिए कहा जाता है कोई अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनको बोलने के लिए ऐसी चीजें ही नहीं है कि जो अन्य स्वर इसके लिए उत्तरदायी हो। ये अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में एकदम बिल्कुल अलग दिखते हैं। इनको बोलने की शैली भी अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। तो इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। भाई यह एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मात्राओं का प्रयोग, यह एक मात्रिक कहलाते हैं, ये एक मात्रिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की। ये ह्रस्व हो गया ना, ये यहाँ तक तो कन्फर्म है। इसे अब दूसरे की बात करते हैं। दीर्घ, गुरु, संधि, संधि स्वर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको संधि इसलिए कहते हैं कि इसका जो मेल होता है 2 स्वरों के, इस जो बोला जाता है ये 2 स्वरों के मेल से बोला जाता है। इसको जो हो संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बोला जाता है। यह 2 स्वरों के मेल से बोला जाता है। अब 2 स्वर कैसे कैसे हम कह सकते हैं भाई, इनको कैसे कह सकते हैं? अब जैसे हम कह सकते हैं अ के साथ अ जुड़े तो क्या बनेगा, अ के साथ अ जुड़े तो क्या बनता है? बहुत कॉमन चीज़ें हैं यार, ये नहीं पढ़े हो तो एक बार कह रहा हूँ ना कि आप कुछ नहीं जानते हो तो भी यहाँ जान लोगे। अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। अ में प्लस करके मतलब धन लगा के अ बनता है तो क्या बनता है, यहाँ पे आ बन जाता है। फिर ई को फिर ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, आपकी बड़ी बन जाता है, ठीक। और ऊ को ऊ के साथ जोड़ते हैं तो ऊ को ऊ के साथ जोड़ते हैं तो
बड़ा ऊ हो जाता है। ये ध्यान से दीजिएगा, यह दो स्वरों के मेल से बोला जाता है। जैसे अ को जोड़ते हैं ता बनता है, ई को जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनती है, ऊ को जोड़ते हैं तो ऊन वाला ऊ बन जाता है। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी हुई भाई? 3 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। इसीलिए ये मूल दीर्घ कहलाता है, यानी ये सजाती कहलाता है। सजाती एक नाम इसका ये भी है, सजाती स्वर भी कहलाता है ये, क्योंकि ये समान स्वरों के मेल से बनता है, इसलिए ये सजाती स्वर भी कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? और जो इसी के जो मान लीजिए ये 3 हो गए, अभी 4 और चाहिए ना, वो कौन कौन से हैं? ए हैं, ए हैं, ओ और औ। 3 वो और 4 ये 7 हो गया, टोटल 7 हो गया ना। देख लीजिए भाई, शायद गलत हो रहा हो तो आप भाई अच्छे विद्यार्थी हैं, गलतियों को सुधार कर सकते हैं, किसी नहीं गलती होती है, शायद मुझसे ही गलती हो रही है। देख लीजिए कहीं गलत हो रहा तो तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या गलत हो रहा है। ये क्या होता है भाई? ये दो स्वर जो होते हैं वो समान स्वर नहीं होते हैं, यानी ये विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, यानी विजातीय स्वर से मिलकर बनते हैं। विजातीय स्वर क्यों? ये प्लूत क्या होता है? प्लूत क्या होता है? तीसरा प्लूत स्वर मात्रिक। ये क्या होता है? एक बस इसका पॉइंट पकड़ के रख लीजिए कि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खर्चा होता है, बोलने में अधिक से अधिक समय लगता है, यानी बोलने में 3 मात्रा और समय अधिक लगता है। 3 मात्रा का प्रयोग भी होता है और समय भी अधिक लगता है प्लूत स्वर को बोलने में। इसका उदाहरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उदाहरण ऐसे ओम लिखते हैं, ओम लिखते हैं ना, ये उसका उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं, इसमें किसी लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसी लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये वैदिक संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। वैदिक संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग होता है। ये प्लूत के बारे में ये सारी चीज़ें हैं कि भाई बोलने में इसके 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे 3 मात्रा देख लीजिए, ओ ई एम, मतलब बोलने में ओम बोलने में आपको 3 वक्त लग जाए, 3 समय लग जा रहा है, और इसको बोलने में भी अधिक समय जो जैसे पास रहे तो आराम से कह सकते हैं आओ। और वही चीज़ वही आदमी वहाँ रहे तो क्या कहेंगे? आओगे, थोड़ा आओगे, तो वो क्या होगा? बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, ऊर्जा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पास में रहेगा तो कम, ज़्यादा दूर रहेगा तो ज़्यादा। और इसमें किसी लिपि चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। भाई अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी लिपि और चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, पता है, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं है, प्लूत की कोई लिपि नहीं है। ये अपने आप में ही स्वतंत्र अपनी बात कह रहे हैं, अपने आप में कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें हैं। और इसीलिए इस लाइन में देखिए कि वैदिक संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग होता है। जो हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, रामायण हुए, महाभारत हुए, वो प्राचीन धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखे गए हैं। उसमें देखिए जो हमारे ऋग्वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो हमारे उपनिषद वगैरह हैं, वो किस भाषा में लगभग लिखे गए हैं? बहुताय मात्रा में संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और उसमें इस तरह के प्लूत जो स्वर हैं आपको देखने को अधिक से अधिक मिल जाएगा। ठीक, ये तो स्वरों की बात हो रही थी। अब स्वर में एक और चीज़ थी कि स्वरों में मात्राएं कितनी होती है। तो मात्रा भाई अ को मात्रा में काउंट नहीं करते हैं, अ को इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आप बस सुन लीजिए,
अब मैं मात्राओं की बात करता हूं कि स्वरों में मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे मात्राएं 10 होती हैं। मात्राएं 10 ही क्यों होती हैं? क्योंकि अ को मात्रा में गिना नहीं जाता है, अ को मात्रा में काउंट नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी वर्ण हैं उनको, स्वर हैं, उनको मात्रा में काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए मात्राओं की संख्या उसमें 10 होती है। कभी मत ये सोचिएगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है तो मात्रा भी 11 होती होगी, नहीं, मात्रा 10 होती है। तो यहाँ पे आज स्वर खत्म होता है, यहाँ पे आज स्वर खत्म होता है। कल हम एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ उसी के व्यंजन जो है उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया इसको रिपीट में कई बार करके देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास फॉरवर्ड कर दें, जिससे उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।